आप लोगों का स्वागत है। अब पिछले क्लासेस में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ की डिटेल्स देखी थी। न्यूटन के तीनों लॉज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ खास फोर्सेस के बारे में सीखने की कोशिश की थी। सबसे पहला फोर्स था नॉर्मल, जो कि किन हालात में लगता है और किस तरह से लगाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय में, वो डिस्कस हुआ था। और साथ ही साथ हम लोगों ने टेंशन को देखा था। तो नॉर्मल और टेंशन, इन दो फोर्सेस के बाद आइए अब हम लोग डिस्कस करें कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में। मशीनें, जैसा कि आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, उसमें मशीन के ऊपर पूरा एक सीन है। मशीनें काम को आसान करती हैं निश्चित रूप से, परंतु सिंपल मशीनें जो होती हैं वो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो मशीन है, परंतु कॉम्प्लेक्स मशीनें सिंपल मशीनों से मिलकर बनती हैं। तो सिंपल मशीनों के एग्जाम्पल्स हैं पुली, वेजेज, इंक्लाइन प्लेन्स, इस तरह के। तो आइए हम लोग उसी में से आज 2 सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम कहेंगे पुली और वेज। तो सबसे पहले हम लोग पुली पे बात करेंगे कि पुली क्या चीज है। ध्यान दीजिए कि पुली एक डिस्क है, एक डिस्क होती है, ये एक तरह की पुली है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके लटकी रहती है। ध्यान दीजिए कि इस जगह पर ये पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पे अंदर में एकदम स्मूथ होती है, और जबकि इस किनारे पर पुली में बहुत फ्रिक्शन होता है ताकि रस्सी इस पे ना फिसले। और ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका पेरीमीटर होता है वो रफ होता है और इसका जो एक्सिस होता है वो काफी स्मूथ होता है। इस प्रकार के सिस्टम को पुली कहते हैं। और पुली जो होती है कई प्रकार की होती है, जैसे कि सबसे पहली बात पुली, फिक्स्ड पुली। ये देख लीजिए, इसको अगर आप देखेंगे तो ये पुली यहाँ पर अटैच्ड है और ये पुली है, ये कहीं भी जाएगी। आप इसमें रस्सी लगाएंगे दोनों साइड से इस प्रकार से, तो आप पाएंगे कि ये पुली कहीं भी नहीं जाती है। इसको हम लोग कहेंगे फिक्स्ड पुली। दूसरी तरफ ऐसी भी पुलीज हैं हमारे अंदर जो अपनी जगह को छोड़ देती हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की एक पुली हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लटकाया है और यहाँ पे एक और ब्लॉक लटकाया है। तो इसमें ध्यान दें आप कि ये वाली जो पुली है, ये वाली तो फिक्स पुली है, परंतु ये वाली जो पुली है वो मूव कर सकती है क्योंकि ये लटकी हुई है, तो मूवेबल पुली है। तो आज का जो क्लास है वो फिक्स पुलियों पे होगा, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड पुली के बारे में। और निश्चित रूप से आगे के क्लासेस में हम लोग मूवेबल पुलीज के भी बारे में पढ़ेंगे, परंतु आज का क्लास खास तौर पर पुली और वेज पे होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड पुली को क्या करना है। अगर आप किसी सवाल में देखते हैं कि फिक्स्ड पुली लगी हुई है, तो फिर ऐसे में ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड पुली का एक्सिस बहुत स्मूथ होगा। अगर ना बोलूं तो एक्सिस बहुत स्मूथ होगा, और उसके सिरे पे जो रस्सी लगी है, जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, वो स्लिप नहीं करेगा। स्लिपिंग नॉट डन बाय रोप। रोप जो लगती है उस पे, वहां पे स्लिपिंग नहीं होगी। और तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये फिक्स्ड पुली, ध्यान दीजिए, अगर ये फिक्स्ड पुली आइडियल है, मतलब सचमुच की पुली है, अच्छी पुली है, तो वो मासलेस होगी और स्मूथ होगी, चलने में घूमने में बहुत अच्छी होगी। तो आइडियल पुली मासलेस होती है, लेकिन जो रियल पुली होती है वो उसमें मास होता है। तो आप देखते होंगे कुएं पे पुली लगी होती है, अच्छा खासा वजन होता है उसके अंदर। अगर आप उसको उठा के देखें तो 5-10 किलो की तो होगी। वो एक रियल पुली है जो कि मासिव है। हम लोग जो कागज पे पुलियां बनाते हैं, जो न्यूटन्स लॉ पढ़ते समय जो पुली के बारे में डिस्कस हो रहा है, वो पुली आइडियल है, उस पुली में मास नहीं लेना है। और याद रखिएगा, मासलेस पुली जैसी भी हो, अगर फिक्स्ड पुली है तो मासलेस पुली के दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में सेम टेंशन होगा। जो दोनों साइड में रस्सी लगेगी ना, उसमें सेम टेंशन होगा, और इसमें नहीं होगा। तो हम लोग फिलहाल आइडियल पुली पे गौर कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो आपकी आइडियल पुली है वो मासलेस होगी। अगर मैं ना बताऊं तो आप आइडियल लीजिएगा, और उसके दोनों साइड पे जो रोप है उस पे सेम टेंशन होगा। यानी कि आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये एक फिक्स्ड पुली है, इसको हमने यहां से लटकाया है और इसके दोनों छोरों पे हमने रस्सी लटकाई है। तो याद रखिएगा कि नियम के हिसाब से अगर ये आइडियल पुली है तो यहां पर टेंशन टी होगा और यहां भी टेंशन टी होगा। दोनों साइड टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा अगर ये आइडियल है तो।
अगर ये पुली आइडियल नहीं है, इसके अंदर मास है, तो टेंशन यहां बदल जाएगा और यहां भी टेंशन बदल जाएगा। इस तरह की पुली के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये केस देखा जाएगा। फिलहाल आप मास इक्वल टू 0 पे ध्यान दें। जब मास 0 होगा तो ये टेंशन दोनों बराबर होंगे। और दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चीज में मास ही ना हो तो आप उस पर फोर्स तो नहीं लगा सकते, क्योंकि F का फॉर्मूला होगा ma और m ही 0 हो गया, तो ऐसे में उस पर नेट फोर्स लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की आइडियल पुली हो तो उस पर टोटल फोर्स, टोटल टेंशन आप 0 दिखाइएगा। मतलब अगर टी इधर लगा हुआ है तो इधर साइड निश्चित रूप से आपको 2t टेंशन दिखाना है, ताकि इस पुली पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग आइडियल पुली पढ़ रहे हैं और वो भी फिक्स्ड पुली पढ़ रहे हैं, आइडियल फिक्स्ड पुली, तो उसमें मास 0 होगा। मास 0 होने की वजह से दोनों साइड का टेंशन सेम होगा और फोर्स भी 0 होगा, इसलिए इधर का टेंशन और उधर का टेंशन सेम होगा, 2t इधर और 2t इधर। ये बेसिक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी पुली होगी तो ऐसा करना है। अब अगली बात है कि ये पुली करती क्या है। ध्यान दीजिएगा कि फिक्स्ड पुली करती क्या है। फिक्स्ड पुली टेंशन का डायरेक्शन बदल देती है। फिक्स्ड पुली का बेसिक काम यही है कि टेंशन का डायरेक्शन बदलती है ताकि आपको आसानी हो। बस ये आपके काम को आसान करती है। फिक्स्ड पुली कोई काम नहीं करती है। फिक्स्ड पुली आपको फोर्स लगाने में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देती है, परंतु फिक्स्ड पुली जो रिक्वायर्ड टेंशन है, जो आपका एफर्ट है, उसका डायरेक्शन बदल देती है। बस इससे आपको थोड़ी सी आसानी होती है। तो याद रखिएगा, जो फिक्स पुलियां हैं उनके बारे में बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अगर वो आइडियल हैं, मासलेस हैं, तो इनके दोनों साइड टेंशन सेम होगा और ये दोनों टेंशन और इधर का टेंशन भी बराबर होगा, यानी मास 0 होगा तो टोटल फोर्स 0 होगा। आपको यहां पे ध्यान देना है, इस पे गुजरने से रस्सी के अंदर में टेंशन चेंज नहीं होगा। और टेंशन का डायरेक्शन बदलती है ये पुली, और इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। इस पुली को हम लोग तुरंत मैथमेटिकली ट्रीट कर लेते हैं और देखेंगे कि कितनी ही अच्छी डिस्कशन है। अब आप फिजिक्स को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही फ्री फ्लो में आने वाले चैप्टर्स हैं। आप देखेंगे किस तरह से एक चीज दूसरी चीजों से रिलेटेड है और कितना सुंदर ये सब्जेक्ट है। आपको खुद ब खुद अपने मन में ये प्रेरणा बनेगी कि हम लोग और फिजिक्स पढ़ें और प्रैक्टिस करें और सवाल बनाएं। और अगर मैं ऐसा करने में सफल होता हूं तो ये चैनल बनाने का और अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट करने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से इस पुली को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ एक टेबल है, यहाँ पर एक मास m1 है और उसको यहाँ पे हमने एक फिक्स्ड पुली से यहाँ पे मास m2 लटकाया हुआ है। चीजों को समझें, यहाँ मास m1 है, फिक्स्ड पुली है, यहाँ मास m2 है। तो सीधी सीधी बातें हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप m2g लगा दें क्योंकि ये वेट है। यहाँ पे टेंशन T लगेगा, तो यहाँ पे टेंशन T लगेगा। मैंने बोला ना, एक सेगमेंट में टेंशन सेम होता है, इसलिए यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन। परंतु मैंने ये भी बताया था कि अगर पुली मासलेस हो तो फिर इसके इधर टेंशन नहीं बदलता, इसलिए फिर से एक बार टेंशन T किया हमने और फिर से एक बार टेंशन T किया। तो ध्यान दीजिए कि यहां से लेकर यहां के बीच चूंकि एक सेगमेंट है, इसलिए फिर से यहाँ पे टेंशन सेम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने टेंशन बनाया। अलग अलग रीजन है, देखिए ठीक से। यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन सेम क्यों किया? क्योंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है। दूसरी बात, यहाँ और यहाँ टेंशन सेम क्यों किया? क्योंकि पुली मासलेस है। फिर यहाँ सेम क्यों किया? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। दोनों टेंशन का डायरेक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था, टेंशन जो होता है वो स्ट्रिंग के अंदर की ओर होता है, तो स्ट्रिंग की बॉडी के भीतर की ओर। बाकी के जो फोर्सेस हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल लगा है, इधर m1g लगा है, जो कि एक यूजलेस फोर्स है। आप इसको बनाएं या ना बनाएं कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर साइड कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप आराम से कह सकते हैं n इक्वल टू m1g। ये कोई काम की चीज नहीं है। अब ध्यान दीजिए, बॉडी किधर जा रही है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात पे गौर कीजिएगा। जब ये रोप चलती है तो देखिए ठीक से कि ये एंड और ये एंड दोनों निश्चित रूप से एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, क्योंकि रोप है भाई, उसका साइज तो बढ़ नहीं सकता। इसलिए गौर कीजिए कि एक रोप के दोनों एंड एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, एक ही वेलोसिटी से और एक ही एक्सेलरेशन से। मुझे कहना चाहिए कि एक ही स्पीड होगी और एक ही एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देख रहा हूं ये परपेंडिकुलर है मामला, अगर ये ए से नीचे जाता है तो निश्चित रूप से ये ए से उधर जाएगा, दूसरे एक्सेलरेशन होने का चांस नहीं है।
अगर ये ए से नीचे जाता है तो ये ए से उधर जाएगा। बस ये जो दोनों काम है आपको सावधानी से करने हैं। अब यहां पे गौर कीजिएगा, लिखिए इसका इक्वेशन आया m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। देखिए ठीक से m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, और यहां पे आया t इक्वल टू m1a। आप देख सकते हैं एक ही फोर्स है, t इक्वल टू m1a, ये t कट गया, m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a का वैल्यू आया m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g। ये टेंशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो ये इतने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, सामने जाएगा। और अगर कोई कहता है कि टेंशन निकाल के दिखाइए, तो टेंशन बराबर हो जाएगा m1a, यानी m1 m2g बाई m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। यह बेहद आसान सवाल था जिसमें हम लोगों ने एक फिक्स्ड पुली के स्ट्रक्चर को समझा। फिर से हम लोग एक नया सवाल डील करते हैं और फिर से इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आप चीजों को उतारते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, आपकी कलम चलनी चाहिए, आपको खुद से सवालों को बनाना है। तो अगला जो टॉपिक मैं ले रहा हूं यही इसी का एग्जाम्पल लूंगा एक तरह का। ये एक फिक्स्ड पुली है, देखिए ठीक से फिक्स्ड पुली है। यहां पर मैंने एक मास m1 लटका रखा है, यहां पर मैंने एक मास m2 लटका रखा है। ये फिक्स्ड पुली है, मासलेस है। तो क्या होगा, क्या ये दोनों रुके रहेंगे? नहीं, एक भारी होगा एक हल्का होगा। तो कैसे फोर्स लगाया जाए, कैसे डायग्राम बनाया जाए, इस पे गौर कीजिएगा। कहीं एक जगह से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए यहां हमने m1g दिया तो यहां t देंगे, फिर यहां पे भी t आएगा, लेकिन पुली स्मूथ है इसलिए यहां पे भी t आएगा, लेकिन एक सेगमेंट है तो यहां पे भी t आएगा, फिर m2g आएगा और ये t और यहां पे 2t आएगा। आप देख सकते हैं ना, सारे फोर्सेस हमने बना दिए। अब जब एक बार फोर्स बन गए तो ध्यान दीजिए कि चीजें रुकी हुई हैं कि चल रही हैं। यहां पे गौर कीजिएगा, तो चीजें रुकी होंगी तो सवाल आपको बताएगा कि ये सब स्टैटिक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि स्टैटिक है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि चीजें भाई चल रही हैं। तो चल रही हैं तो कितने से चल रही हैं, कितना एक्सेलरेशन हो सकता है? तो कॉमन सेंस कहता है कि ये जो ऊपर जाएगी तो ये नीचे आएगी, ये अगर x डिस्टेंस ऊपर जाएगी तो ये पार्ट x डिस्टेंस नीचे आएगा। ये तो कॉमन सेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। सीधी सी बात है। तो याद रखिएगा कि जो फिक्स्ड पुली है उसके दोनों एंड पे जो रस्सियां हैं उनकी स्पीड सेम होती है, इसलिए क्योंकि जो रोप है उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, इसलिए दोनों साइड का एक्सेलरेशन भी हम लोग सेम दे देते हैं। आइए इसको बना दीजिए। यहां पे क्या लिखेंगे आप, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। देख लीजिए t माइनस m1g इक्वल टू m1a, और यहां क्या लिखेंगे, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। m2g माइनस t इक्वल टू m2a, ये कट गया, आया m2 माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, इसलिए a इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू g। ये है एक्सेलरेशन। इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा भारी वाला, और हल्का वाला उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। टेंशन क्या होगा, तो जब t का वैल्यू निकालना हो तो इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और आप t का वैल्यू निकाल लेंगे और आपको आंसर आएगा 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। इस तरह से आप टेंशन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे टेंशन ये है और यहां पे टेंशन कितना होगा, तो यहां पे तो 2t टेंशन है, t यहां रहा, इसलिए यहां का टेंशन होगा 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। इस तरह से आप देख सकते हैं इस खास सेटअप को, जो कि फिक्स्ड पुली का सबसे सिंपल सेटअप है, इसको हम लोग कहते हैं एटवुड मशीन। ध्यान दीजिएगा, इस सेटअप को हम लोग एटवुड मशीन कहते हैं। एटवुड मशीन फिक्स्ड पुली, आइडियल पुली के यूजेज में सबसे सिंपल माना जाता है, और हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं चीजों की। आपने देखा, आप इसको रट लीजिएगा, एक्सेलरेशन इतना, टेंशन यहां पर इतना, और यहां पर टेंशन इसका डबल होता है, यानी 4m1 m2g बाई m1 प्लस m2 होता है। तो हर किताब में आप देखेंगे कि सवाल है m1 m2 का वैल्यू दिया होगा, उस दोनों के वैल्यू से आप टेंशन का वैल्यू बता सकते हैं इस रस्सी में, इस रोप में, और यहाँ पे भी टेंशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। और जब एक्सेलरेशन बता सकते हैं तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड वगैरह पूछेगा, मान लीजिए पूछेगा कि भाई 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा,
तो 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, एक्सेलरेशन आपको मालूम है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर कर दीजिए, या v इक्वल टू u प्लस at यूज कर लीजिए, या v स्क्वायर, इस तरह से आप मतलब जो एक्सेलरेशन मिल गया तो बाकी की सारी चीजें मिल जाती है। उन सवालों को बनाने की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। हम लोग एटवुड मशीन को देखा। इस एटवुड मशीन का जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अब ये काफी, चूंकि कंपटीशन हाई हो रहा है, इतनी मामूली चीज है, सवाल अक्सर नहीं आते। आइए हम लोग एटवुड मशीन पर एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है कि यहां पर 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक लटका हुआ है और इधर साइड में यहां पर एक बंदर लटका हुआ है जिसका वजन है 6 किलो है। तो ये बंदर इधर लटका है, 10 kg है। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन होगा कि अगर बंदर स्लिप नहीं करता, इफ बंदर मैं लिखने जा रहा था, इफ मंकी इज जस्ट होल्डिंग, अगर वो सिर्फ जस्ट होल्ड कर रहा है, इसको कुछ नहीं कर रहा, फिसल नहीं रहा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन बताइए। मतलब मंकी ने पकड़ के रखा है बस, और कुछ नहीं कर रहा वो, तो मंकी पकड़ के रहेगा इसको, फिर भी तो 6 kg का ही है और यहाँ पे 10 kg है, तो जाहिर है कि ये 6 kg है और ये 10 kg है, तो भाई गड़बड़ हो गई है, दोनों तरफ मास चेंज हो गया, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो ये एक एटवुड मशीन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 10 माइनस 6 बाई 10 प्लस 6 इंटू जी, यानी हो गया 4 इंटू जी बाई 16, 4 से कट गया 4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप। ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाएगा। ये सीधी सी बात है। अगर मंकी जस्ट होल्ड कर रहा हो तो इस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, इससे नीचे जाएगा। कोई बोले कि भैया टेंशन कितना है, तो 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, यहां का टेंशन निकाल दीजिएगा और उसका डबल कीजिएगा तो यहां का टेंशन मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल मैं थोड़ा सा बदल कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मंकी, क्वेश्चन है कि इफ मंकी इज एक्सेलरेटिंग, अब वो अपनी ओर से कूद रहा है, एक्सेलरेटिंग अप विथ जी, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मंकी अगर ऊपर की ओर कूदने लगता है तो ध्यान दीजिएगा कि इस केस में हम मंकी का एक्सेलरेशन फिक्स कर रहे हैं, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मंकी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस निकाले जाएं तो मंकी के ऊपर यहां पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा है, यहां पे निश्चित रूप से टी लगा होगा और यही टी यहां होगा, यही टी यहां होगा और यही टी यहां होगा और यहां पे 100 न्यूटन होगा, आप देख सकते हैं। तो इसको बनाने में, इस सवाल को बनाने में हम लोगों ने एक बेसिक चीज को मिस किया है, जो कि हम लोग जब पढ़ेंगे कि रेफरेंस फ्रेम्स क्या होते हैं तब हम लोग उस पर गौर करेंगे, परंतु अभी के कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखे हैं उसके आधार पे इस सवाल का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां का क्या इक्वेशन बनेगा भाई, t माइनस 60 इक्वल टू 60, देखिए t माइनस 60 इक्वल टू 60, यानी t इज इक्वल टू 120 न्यूटन आ गया। यहाँ पे t कितना आया 120 न्यूटन। अब यहाँ पे गौर कीजिए t माइनस 100, t आ गया आपका 120 न्यूटन। यहाँ पे देख लीजिए t इक्वल टू 100 न्यूटन। अब ये कहाँ जाएगा बताइए, जब 120 न्यूटन उधर है और 100 इधर है तो ये जाहिर है कि 10 kg भी ऊपर ही जाएगा, तो 10 kg का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बराबर 120 माइनस 100, दिस माइनस दिस बाय दिस, यानी कि आपको आएगा 20/10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप। यानी आपने देखा कि अगर बंदर कोशिश करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर एक्सेलरेट करता है तो फिर रोप को इतनी तेजी से खींचेगा कि ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चीजें रियलिस्टिक है कि नहीं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको क्वेश्चन का पूछा गया है और जो नियम आपको हमने बताए हैं उन नियमों को तोड़े बगैर आप सवाल को बना दें।
आप क्वेश्चंस के रियलाइजेशन पे मत जाइए कि भाई बंदर ऐसा कैसे कर सकता है, उधर कैसे जा सकता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये फिजिक्स के लॉ को तोड़े बगैर सवाल बना देने हैं, तो आप रियल लाइफ से इसको कभी मत जोड़िएगा। तो एक तरह से हम लोगों ने इसको देखा। आइए हम लोग एक और सवाल बनाते हैं, जो पहले से हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे हैं। एक अभी फिक्स पुली का कंसेप्ट सीखा पहले, फिर वो स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा था। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग कई सवालों को बना रहे हैं। उसी में से यहाँ पर भी एक और सवाल हम लोग ले रहे हैं, जो कि बहुत फेमस सवाल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पुली है, इस पुली से एक बक्सा लटका है। ध्यान दीजिए, इस पुली के एक छोर से एक बक्सा लटका है, उस बक्से पे नॉर्मल है, यहाँ पे वेइंग मशीन लगी है, और वहां पर इस जगह पर एक छोटा सा छेद है। ये रस्सी नीचे आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये रस्सी नीचे आ रही है, और यहां पर एक आदमी है। उस आदमी ने इस रस्सी को जोर से पकड़ रखा है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो बक्सा है उसका मास m है और आदमी का मास स्मॉल m है। देखिए कैसे हो गया, काम फंसा हुआ है यहाँ पे ये रस्सी बंधी हुई है इस बक्से के अंदर, और रस्सी फंसने के बाद उसी रस्सी को खींच करके यहाँ पे इस आदमी को पकड़ा दिया गया है। तो एक तरह से आदमी ने बक्से को खुद से ही पकड़ के रखा है, आदमी ने इस रस्सी को थाम रखा है, इसकी वजह से ये यहाँ है, और इसीलिए बक्सा रुका हुआ, इसलिए आदमी रुका हुआ, सिस्टम रुका हुआ। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मास m का आदमी है, ये एक कैपिटल मास m के बक्से में बंद है, आदमी के हाथ से एक रस्सी निकली है और यहाँ से रस्सी बक्से पे बांध दी गई है। क्वेश्चन ये है मेरा कि आदमी ने इसको होल्ड करके रखा है, तो हमको जरा इसका टेंशन बताइए कि टेंशन रस्सी में कितना है, टेंशन बताइए। और दूसरी बात क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि यहां पे नीचे नॉर्मल बताइए। नॉर्मल बताने का मतलब है कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वेइंग मशीन की रीडिंग बताइए, कि वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है। आप तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो वेइंग मशीन होती है असल में ये नॉर्मल नापती है, यानी यहाँ पे आप नॉर्मल बता दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है। तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। मैंने ये कहा था आपको कि क्वेश्चंस का जो ग्लैमर है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन में बंदर होंगे, कुत्ते होंगे, चिड़िया होंगी, उनको कॉमिक नहीं बनाना है। आपको इनको एक ब्लॉक मान के, इसको एक छोटा सा ब्लॉक मान के आपको काम करना है। वो निर्जीव चीजें हैं, उनके ऊपर हंसना नहीं है, सवाल देखना है। अपनी फिजिक्स पे गौर कीजिए। तो चलिए जो नियम हमने सीखे थे वो नियम यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे रस्सी में टेंशन T है, रस्सी में टेंशन T है, जाहिर है टेंशन T है, ये टेंशन T है। देख लीजिए मैंने यहाँ से टेंशन T बना दिया। और अगर कोई कहेगा तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2T है। अब आगे आइए, ये जो ब्लॉक है, जो बक्सा है, जो लिफ्ट है, इसका मास m है, इसलिए यहाँ पे हमने कैपिटल mg फोर्स दिया। अब आदमी और ब्लॉक के बीच नॉर्मल होगा, तो वो नॉर्मल आदमी के ऊपर लगेगा ऐसे और लिफ्ट पे लगेगा ऐसे, क्योंकि नॉर्मल यहां से लगेगा ऊपर नीचे। मैंने आपको बताया था नॉर्मल कैसे लगता है। और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा हमें, और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा। तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो आदमी ने उसको पकड़ के रखा है इस तरह से, सो ये लटका हुआ है, रुका हुआ है। आइए हम लोग दोनों फोर्सेस को लिखें। आदमी को अगर हम देखें तो उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। आदमी पे ध्यान दीजिए, एक और फोर्स यहाँ छूट रहा है, यहाँ पे हमने आदमी का वेट लिखना भूल गए थे। तो अब आइए हम लोग शुरू करें। आदमी को देखें तो लिखेंगे n प्लस टी इक्वल टू स्मॉल mg, लिख सकते हैं हम लोग। n t ऊपर है, mg नीचे है, तो n प्लस टी इक्वल टू mg होगा। और लिफ्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। टेंशन ऊपर लग रहा, ये mg और n नीचे लग रहा है, तो आप कह सकते हैं t इक्वल टू n प्लस कैपिटल mg, n प्लस कैपिटल mg। इसलिए t का फॉर्मूला t माइनस n होगा, t माइनस n इक्वल टू होगा कैपिटल mg। उसी को मैंने यहां पे लिखा है, इसको काट दीजिए। 2t इक्वल टू m प्लस mg, इसलिए t का वैल्यू आएगा m प्लस m g बाई 2। ध्यान दीजिएगा, इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो m प्लस m g बाई 2 होगा। कितना आसान। नॉर्मल कितना होगा, यानी इस रस्सी पे टेंशन ये पता चल गया आपको। नॉर्मल कितना होगा,
तो नॉर्मल के लिए आप किसी भी फॉर्मूले में उसको पुट कर दीजिए, तो n प्लस m g बाई 2 इक्वल टू mg कर दीजिए, तो यहां से आप नॉर्मल निकाल लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये टेंशन इतना रहा तो ये सिस्टम रुका रहेगा। अगर ये टेंशन इतने से चेंज हो गया, बदल गया, तो बॉडीज मूव करेंगी, चीजें ऊपर ही नीचे जाएंगी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेंशन का वैल्यू दे दिया जाए और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना टेंशन देगा आप टेंशन दे दीजिएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन के बारे में गौर कीजिएगा। एक्सेलरेशन किधर होगा, दोनों का एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में मानिएगा, क्योंकि ऐसा कोई हिसाब नहीं लग रहा मुझे कि आदमी और ये लिफ्ट अलग हो जाएंगे, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में रहने वाले हैं। तो जब दोनों कांटेक्ट में है तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल होगा कि आदमी उड़ जाएगा, नहीं। तो दोनों का एक्सेलरेशन आप ऊपर ही दे दीजिएगा या नीचे दे दीजिएगा, जहां कहीं भी दीजिएगा आप सवाल को बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन जब दो बॉडीज होती है ना आपस में, तो अगर वो कांटेक्ट में है सामान्यतः, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम दिखाया जाना है। कभी कभी शुरुआत में कंफ्यूजन होता है कि भाई एक्सेलरेशन कितना लिया जाए, किधर लिया जाए। तो आज के इस क्लास के अंदर में हम लोग उन कॉम्प्लिकेशन वाली चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल केसेस को पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो रोप है और जो पुली है, फिक्स पुली, उसमें चीजों को किस तरह से सोल्व किया जाना चाहिए। तो पुली जो है हमारे काम को आसान करती है। फिक्स्ड पुली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। टेंशन बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी टेंशन जो होता है वो रिजोल्व करना पड़ जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस जगह पर एक और सवाल ले लें। मान लीजिए कि ये दीवार है, यहां पर हम लोग एक सवाल बना रहे हैं। एक रस्सी बंधी है ऐसे, और यहां पे 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक लटका है। एक रस्सी ऐसे है 90 डिग्री और वो 37 पे है, ये दीवार से फिक्स है। तो जरा इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करें कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक से ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था सबसे पहले यहां से शुरुआत कर दीजिए 100। यहां पे टेंशन T होगा, यहां टेंशन T होगा, क्योंकि रस्सी का एक सेगमेंट है। मैंने आपको कहा था कि जब नॉट हो जाएगा तो वहां से टेंशन बदलना पड़ेगा, इसलिए मान लीजिए इधर टेंशन T1 है और इधर टेंशन T2 है। आप देख सकते हैं ना कैसे मैंने टेंशन का डायरेक्शन दिया है। अब ये जो सब कुछ है ये रुका हुआ है, तो गौर कीजिएगा इस पॉइंट पर, चूंकि इस पॉइंट में कोई मास नहीं है, तो यहां पर एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, इसलिए इस जगह पे सारा टेंशन 0 होना चाहिए। और ऐसे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें टेंशन को रिजोल्व करना पड़ेगा इस लोकेशन पर। तो आइए हम लोग इस टेंशन को रिजोल्व कर देते हैं। ये दोनों तो ठीक है, खाली इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि ये 37 है, तो ये 37 होगा, इधर T1 cos 37 होगा और उधर होगा T1 sin 37। तो आप देखें, लिख सकते हैं कि T1 cos 37 ये बराबर हो जाएगा T2 के, और T1 sin 37 वो बराबर हो जाएगा T के। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। कभी कभी टेंशन को ब्रेक करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, रिजोल्व करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर टेंशन किसी तिरछे डायरेक्शन में है तो उसको जरा सा आप रिजोल्व कर लीजिएगा और चीजों को बैलेंस कर लीजिएगा। ये हो गया। और यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे T बराबर कितना है, 100 है। तो सारे सवाल तो बन गए हमारे। T बराबर 100 है, आप इसको देख सकते हैं, T इक्वल टू 100, पहला क्वेश्चन बन गया। T1 इंटू साइन 30 का मतलब होता है 0.6 इक्वल टू 100। आप यहां से T1 निकाल सकते हैं, 100 बाई 0.6 न्यूटन। और T1 इंटू cos 37 इज इक्वल टू है T2। तो T1 का वैल्यू आपको मालूम है 100 बाई 0.7, cos 37 का होता है 0.8 इक्वल टू T2। आप T2 भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रस्सी टेढ़ी है, स्प्रिंग टेढ़ी है, तो रिजोल्व कर दीजिए, उस जगह पे सवाल बन जाएगा। इक्वेशन से कभी नहीं डरना है, इक्वेशन आएंगे और इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। मैंने नहीं पाया कभी भी कि फिजिक्स के सवाल ये इस तरह के जो दिए जाते हैं उसमें इतने सारे इक्वेशन आ जाए कि बहुत मुश्किल हो, ऐसा नहीं होता। सवाल जनरली बनाए जाते हैं। तो
बनाने से पहले क्वेश्चंस को किताब में या एग्जामिनेशन में देने से पहले क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया जाता है। तो क्वेश्चंस में सामान्यतः जो डेटा मिलता है आपको वो वैसा ही होता है कि सब कैंसिल वैंसिल होकर एक ढंग का आंसर आवे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि जो एग्जामिनर्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो कोई भी वैल्यू दे देते हैं ताकि आप परेशान हो, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोगों ने आज के इस क्लास में देखा कि सिंपल पुली जो होती है, फिक्स्ड पुली, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। ध्यान दीजिएगा, जब पुली में मास हो जाएगा तो ये हम लोग वहां पे नहीं पढ़ रहे हैं। अभी मासिव पुली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। अभी पुली हमारी सिंपल और हल्की है, धागा भी पतला है और हल्का है। अगली जो सिंपल मशीन होगी हम लोगों की, उसको कहेंगे हम वेज या इंक्लाइन। तो जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो ये वेज अक्सर आएगा। वेज क्या होता है? इस तरह की वेज होती है, ये थीटा की वेज कही जाती है, एंगल थीटा है। वेज कई प्रकार की हो सकती है। एक वेज होगी जो ये जमीन का हिस्सा है, इस प्रकार की वेज है, फिक्स है। और दूसरी जो वेज हो सकती है मूवेबल हो सकती है। तो फिक्स्ड हो सकती है और मूवेबल वेज भी हो सकती है। तो हम लोग आज फिक्स्ड वाले को पढ़ेंगे, आज हम लोग मूवेबल वाले को नहीं पढ़ेंगे। इसको हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ना है। तो वेज जो होता है थीटा एंगल का एक स्लोप होता है, जो आज फिक्स वेज के बारे में पढ़ना है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक वेज है, तो ध्यान दीजिएगा उस पे अगर एक मास है, सामान्यतः यही सीखना है आपको। अगर उस पे कोई मास है तो गौर कीजिएगा इस मास के ऊपर क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले नॉर्मल दिया जाता है ठीक वेज के ऊपर, और इसका एक वेट होगा जो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और 99% केस में इस mg को ब्रेक करना पड़ता है, और mg को ब्रेक करना पड़ता है और वो इधर और इधर ब्रेक होता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, और इधर mg cos थीटा होगा, और इधर mg sin थीटा होगा। इसीलिए 99% केस में नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होता है, और mg sin थीटा इधर अनबैलेंस्ड फोर्स बचता है। ध्यान दीजिएगा, वेट along the incline is equal to mg sin थीटा। आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। वेट along the incline is mg sin थीटा, वेट नॉर्मल टू incline is mg cos थीटा। और इन दोनों को टोटल जोड़ेंगे सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर mg आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब वेट को हम लोग दो हिस्से में बांट देंगे, mg sin थीटा along the incline एंड mg cos थीटा नॉर्मल टू incline रहेगा। आपका काम जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल इंक्लाइन पे मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि वेज आएगा तो इस तरह से ट्रीट कीजिएगा। आइए ट्रीट करके देख लेते हैं, सवाल बना के देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर एक इंक्लाइन है जो कि फिक्स है, और यह भी गौर कीजिएगा अगर किसी इंक्लाइन का मास नहीं दिया हुआ है तो आप उसको फिक्स मान लीजिएगा। यहाँ पर 10 किलो का एक मास है, ये 30 डिग्री का इंक्लाइन है, और इसमें यहां पर एक पुली लगाई गई है, वही फिक्स पुली है, और यहां पे 15 किलो का एक मास है। जरा बताइए क्या एक्सेलरेशन वगैरह है, कितने से चल रहे हैं, टेंशन क्या है वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत कीजिए, कहीं से शुरू कर दीजिए। 15 से यहां पे आपने लिखा 150 न्यूटन का वेट, यहां पे टेंशन T होगा, यहां पे टेंशन T होगा, परंतु पुली स्मूथ है इसलिए टेंशन इस साइड भी T होगा। चूंकि सेम सेगमेंट है इसलिए टेंशन T होगा। आप देख रहे हैं यहां से वहां तक टेंशन सेम हो गया। अब यहां पे आ जाइए 10 kg पे, इधर साइड में कितना फोर्स होगा, मैंने आपको बताया है ना, एलोंग द इंक्लाइन नीचे की ओर फोर्स होगा 10 × 10 sin 30, यानी कि mg sin थीटा, 10g sin थीटा, यानी कितना हो गया, 10 × g हो गया 100 sin 30 हाफ, यानी कि 50 न्यूटन इधर हो गया। इधर साइड यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा और यहाँ पे mg cos थीटा लगेगा, तो 100 cos 30 यानी 50√3 लगेगा। ये एक बेकार की यूजलेस चीज है, इसका कोई खास काम नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जिधर एक्सेलरेशन ही नहीं है उधर का इक्वेशन लिखने से कोई विशेष फायदा नहीं है। तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कैसे इन चीजों को इग्नोर करना। आपका काम इधर है। अब देखिए, अगर ये ब्लॉक नीचे जाता है तो ये वाला उधर जाएगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। बात खत्म हो गई। हमने कहा था कि सिंपल है, फिक्स्ड पुली में दोनों एंड करीब करीब अगर ठीक ठाक चलें तो सीधे एक्सेलरेशन से ही चलते हैं, सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं।
आइए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशंस को। आप लिख सकते हैं 150 माइनस टी इक्वल टू 15a, 150 माइनस टी इक्वल टू 15a, और यहाँ क्या लिखेंगे, t माइनस उधर जा रहा है तो ये अगर उधर जा रहा है तो t माइनस 50 इक्वल टू 10a। आप इसको लिख सकते हैं, t कट गया, 150 माइनस 50 हो गया 100 इक्वल टू 25a, इसलिए a का वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा एक्सेलरेशन। और अगर कोई बोले कि टेंशन बताइए भाई, तो t का फॉर्मूला होगा 50 प्लस 10a, a के बदले 4 देंगे यानी 90 न्यूटन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी चीजें जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स पूछी जाती हैं। तो हम लोगों ने टेंशन बता दिया 90 न्यूटन है, ये पूरे में 90 न्यूटन है, यहाँ 150 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका नीचे है इसका ऊपर है। यहां पे कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि ये जो पुली है, ये पुली पे यहां जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, ये यहां पे जो इसकी जो डंठल है यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक से ध्यान दीजिएगा। ये पुली है, इस तरह का मैं पुली बना रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह से ही बना हुआ है। ठीक से गौर कीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस एक्सिस पर ये जो डंठल लगा है, उस डंठल का उस एक्सिस पे कितना फोर्स है। तो ये क्या सवाल हुआ, कोई पूछेगा कि ये क्या है भाई। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पुली है, ये पुली, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पुली है, मैं लगता है बहुत अच्छा फोटो नहीं बना पा रहा हूं, यहां पे गौर कीजिएगा। ये पुली रुकी हुई है ना यहां पर। तो जब कोई चीज रुकी हुई हो, जब इक्विलिब्रियम में हो, तो उस पर लगने वाले टोटल फोर्स तो 0 ही होंगे ना। तो अगर इस पुली के ऊपर एक टेंशन यहां 90 न्यूटन का इधर है और एक टेंशन यहां 90 न्यूटन का इधर है, तब तो ये दोनों जो टेंशन्स हैं, इनके बीच में कितने का एंगल होगा आपके ख्याल से? 60 डिग्री होगा ना। ध्यान दीजिएगा, आप श्योर है ना कि 60 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे एक टेंशन यहाँ 90 न्यूटन का है, एक टेंशन यहाँ 90 न्यूटन का है, और ये 60 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि ये 30 है तो वो 60 होगा। एक और फोर्स होना चाहिए जो इधर की ओर लगना चाहिए, तभी ना इक्विलिब्रियम बनेगा। तो मान लीजिए उस फोर्स को अगर हम n कहें, तो आप बता नहीं सकते हैं कि n कितना होगा भाई। n इन दोनों को कैंसिल करेगा, कॉमन सेंस। क्योंकि इस पुली पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है, क्योंकि ये पुली रुकी हुई है, वहीं पे है। तो इस पे लगने वाले दो फोर्स तो 90 हमने लिख दिए 60 डिग्री के एंगल पे, वो खाली n बच गया। तो अब कॉमन सेंस यही है कि भाई 90 और 60 का एंगल है, तो ये दोनों मिलके कितना बनते हैं? आपको मालूम है ना कि ये 90√3 न्यूटन बनेंगे। मैंने आपको बताया था अगर दो फोर्स 60 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है। तो ये 90 को मिला के बनेगा 90√3। ये आपका होगा 90√3 न्यूटन बाहर की ओर। यानी इस वेज के द्वारा इस रोप पर जो फोर्स लग रहा है वो n = 90√3 है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो इनवर्ड पुल हो रहा है उसको ये बाहर की ओर पुश करके तीनों को बराबर कर रहा है। तो कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने देखा है कि HCB में भी इस तरह का एक प्रॉब्लम है, तो चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग स्मूथ पुली को, जो सामान्य पुली है, उसको टैकल करेंगे मैथमेटिकली। अगर पुली रफ होगी तो अभी नहीं बनाना उसको, रफ पुली बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वेज पे देख रहे हैं, और वेज भी अगर मूवेबल वेज होगी तो उसको भी बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग फिक्स्ड वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब सवाल हमने बनाए। इन सब सवालों को बनाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड प्रैक्टिस। और इस चैप्टर के अंदर में तो प्रैक्टिस ही आपका मास्टर है। अगर मैं आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं फिर भी आप प्रैक्टिस से सारा कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया ताकि किताब में जो क्वेश्चंस हैं, जो सोल्व्ड एग्जांपल्स हैं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो पहले किताब के सोल्व्ड एग्जांपल्स को देख लें कि हाँ भाई किस तरह से बनाए गए हैं।
और तब किताब के अंदर जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, उन डायग्राम्स को सोल्व करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे सवालों को बना लेंगे। सभी सवालों को बनाने के लिए आपको सपने नहीं देखने हैं, जरूरत भी नहीं है। सारे सवाल क्यों बनाएंगे, नोबडी इज परफेक्ट। तो अगर आप अच्छे खासे नंबर में सवाल बना लेते हैं तो हमारा पर्पस पूरा हो जाता है। तो आज हम लोगों ने सिंपल पुली को देखा है, सिंपल वेज को पढ़ा है। अब अगले क्लास में थोड़ा सा इसको एडवांस करेंगे, क्योंकि भाई कंपटीशन का ज़माना है। ज़्यादा जानकारी वाले लोगों की, ज़्यादा प्रैक्टिस वाले लोगों की ज़्यादा वैल्यू है। जब तक हम लोग फिर से ना मिलें तब तक पढ़ते रहिएगा। आपको धन्यवाद।